हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद प्रेरणा। आज की क्लास में हम साइटोलॉजी यानी कि सेल बायोलॉजी कोशिका विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि कोशिका क्या होती है। कोशिका क्या है? सजीवों के शरीर की सबसे छोटी इकाई, सजीव की यानी कि लिविंग्स की जो सबसे छोटी इकाई होती है, जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, वो सेल होती है यानी कि वो कोशिका होती है। एक कोशिका यानी कि इस तरीके से जब बहुत सारी कोशिकाएं मिलती हैं, कोशिकाओं का जब समूह बनता है, ग्रुप बनता है, तो उसको हम बोलते हैं टिश्यू। क्या बोलते हैं हम उसे? टिश्यू। टिश्यू यानी कि ऊतक। कोशिकाओं के समूह को हम क्या बोलते हैं? ऊतक बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं। और जब बहुत सारे टिश्यू बनते हैं, बहुत सारे टिश्यू मिलते हैं, तो क्या बनता है? जब बहुत सारे टिश्यू मिलते हैं तो ऑर्गन बनते हैं। क्या बनते हैं? ऑर्गन यानी कि अंग बनते हैं। और जब बहुत सारे ऑर्गन्स बनते हैं तो जाकर के क्या बनता है? बॉडी बनती है, शरीर बनता है। तो इसका मतलब शुरुआत कहाँ से हुई थी? सेल्स से हुई थी, कोशिकाओं से हुई थी। तो कोशिका क्या है? सजीवों के शरीर की सबसे छोटी इकाई है। बिना कोशिका के कुछ भी संभव ही नहीं है आगे का प्रोसीजर। तो कोशिका को हम फंडामेंटल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म भी बोलते हैं, यानी कि मानव के शरीर की सबसे छोटी इकाई या भौतिक इकाई के रूप में भी हम जानते हैं। अब हम बात करेंगे सेल्स। सेल्स होती कितने तरीके की हैं? सेल्स जो है, सेल्स दो तरीके की होती हैं। पहली होती है प्रोकैरियोटिक सेल यानी कि पूर्व केंद्रकीय कोशिकाएं। दूसरी होती है यूकैरियोटिक सेल यानी कि सुकेंद्रकीय कोशिकाएं। अब ये प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल होती क्या है, हम उसके बारे में डीपली पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हम जानते हैं पूर्व केंद्रकीय यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है? प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी कि जो केंद्रक कला होती है, जैसा कि केंद्रक जो है सभी सेल्स में पाया जाता है, तो प्रोकैरियोटिक यानी कि पूर्व केंद्रकीय जो सेल होती है उसमें जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, जैसे कि ये केंद्रक है आपका, ठीक है, केंद्रक इसी तरीके से होता है। तो केंद्रक की जो ये मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, और जो केंद्रक होता है, न्यूक्लियस होता है, उसमें क्या होता है? ये सुविकसित नहीं होते हैं। पूर्व केंद्रकीय सेल में जो केंद्रक और केंद्रक कला, न्यूक्लियस और न्यूक्लियस मेम्ब्रेन जो होती है वो सुविकसित नहीं होती है, यानी कि वेल डेवलप नहीं होती है, उसका उसमें लैग पाया जाता है, यानी कि अभाव होता है। इसमें कोई भी जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है यानी कि जो पूर्व केंद्रकीय कोशिकाएं होती हैं, उसमें कोई भी डेवलप सेल ऑर्गन्स नहीं होते, कोई भी जो है विकसित कोशिका नहीं होती। तो पूर्व केंद्रकीय से हम समझ रहे हैं कि जो केंद्रक है वो पूर्व मतलब कि वो है ही इनकम्प्लीट है, एक तरीके से कमी है। और जैसे कि ये है आपका यूकैरियोटिक यानी कि सुकेंद्रकीय, तो इसको भी हम नाम से समझ रहे हैं सुकेंद्रक, यानी कि केंद्रक जो है वो सु मतलब एक तरीके से वेल सेटल है। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट तो हमारा नेम से ही क्लियर हो रहा है, और न्यूक्लियस वाला। सेकेंड पॉइंट है इसमें जो न्यूक्लियर मटेरियल होता है। न्यूक्लियर मटेरियल क्या होता है? न्यूक्लियर मटेरियल होते हैं डीएनए एंड आरएनए। न्यूक्लियर मटेरियल क्या होते हैं? डीएनए और आरएनए। तो जो इसमें न्यूक्लियर मटेरियल होता है वो कैसा होता है? सेटल्ड नहीं होता है, बिखरा हुआ होता है, स्कैटर्ड फॉर्म में होता है। सेटल्ड क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसमें जो है वो केंद्रक कला ही नहीं होती है। जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही नहीं है, जब किसी चीज को कवर करने के लिए कोई पर्टिकुलर चीज ही नहीं है, कोई मेम्ब्रेन ही नहीं है, तो जाहिर सी बात है वो कैसा होगा? वो बिखरा हुआ होगा। तो इसमें जो न्यूक्लियर मटेरियल होता है, डीएनए और आरएनए होता है, केंद्रकीय पदार्थ, वो कैसा होता है? बिखरा रहता है। और जब वो बिखरा रहेगा, सपोज इसमें कुछ है ही नहीं, कोई इसको सपोर्ट करने के लिए, सस्टेन करने के लिए कोई मेम्ब्रेन ही नहीं है, तो वो कैसा है? बिखरा बिखरा रहेगा। और जब बिखरा रहेगा तो वो किसके टच में ज्यादा रहेगा? कहाँ बिखरेगा? वो साइटोप्लाज्म में बिखरेगा। साइटोप्लाज्म मतलब कोशिका द्रव्य में बिखरेगा। कहाँ बिखरा रहता है केंद्रक? न्यूक्लियर मटेरियल इसमें कोशिका द्रव्य में बिखरा रहता है, कोशिका द्रव्य के कांटेक्ट में ये ज्यादा रहता है। ठीक है, और इसमें जो क्रोमोसोम होते हैं यानी कि जो डीएनए जो गुणसूत्र होते हैं वो कैसे होते हैं? उनमें हिस्टोन प्रोटीन का भी अभाव होता है। हिस्टोन प्रोटीन कहाँ पाए जाते हैं? हिस्टोन प्रोटीन आपके क्रोमोसोम में यानी कि गुणसूत्र में होते हैं। इनका काम क्या होता है? हिस्टोन प्रोटीन का काम होता है जो गुणसूत्र की जो संरचना होती है उसकी संरचना में ये भाग लेता है, उसकी संरचना में, उसके निर्माण में हिस्टोन प्रोटीन
भाग लेता है गुणसूत्र के निर्माण में, ठीक है। तो इसमें जो क्रोमोसोम जो होते हैं उनमें भी हिस्टोन प्रोटीन का अभाव होता है। एक तरीके से क्रोमोसोम जो है वो भी इसमें सेटल नहीं होते हैं। तो ये था आपका पूर्व केंद्र के यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल्स। अब ये है आपकी नेक्स्ट यूकैरियोटिक सेल यानी कि सुकेंद्र के। सुकेंद्र, केंद्र कैसा है, फिक्स्ड है, डेवलप है। जो डेवलप है तो उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होगी यानी कि केंद्र की कला होगी। अब आप यहीं से इस पॉइंट को पकड़ सकते हैं, जब उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है तो जो न्यूक्लियर मटेरियल होगा यानी कि जो डीएनए और आरएनए है वो बिखरा हुआ तो नहीं होगा। जब उसको समेटने के लिए कोई चीज है तो वो क्यों बिखरेगा, और जब वो बिखरेगा नहीं तो उसका मतलब वो साइटोप्लाज्म के टच में भी नहीं रहेगा, और जब वो साइटोप्लाज्म के टच में नहीं है तो वो किसके कांटेक्ट में है, केंद्रक द्रव्य के कांटेक्ट में है यानी कि न्यूक्लियोप्लाज्म के कांटेक्ट में रहता है। न्यूक्लियर मटेरियल डीएनए आरएनए केंद्रक द्रव्य न्यूक्लियोप्लाज्म के कांटेक्ट में रहता है। तो दोनों पॉइंट हमारे क्लियर है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस वेल सेटल होता है। जब ये दोनों वेल सेटल होते हैं तो जो बाकी के सेल ऑर्गन होते हैं वो भी विकसित होते हैं, विकसित कोशिकांग इसमें होते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेंगे, क्रोमोसोम। इसके जो गुणसूत्र है उसमें जब ये पूरा केंद्रक विकसित है तो इसके गुणसूत्र भी कैसे होते हैं, विकसित होते हैं, ठीक। तो इसमें जो क्रोमोसोम होते हैं उनमें हिस्टोन प्रोटीन भी जो है वो वेल सेटल तरीके से होता है। हिस्टोन प्रोटीन भी इसमें पाया जाता है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे, क्योंकि न्यूक्लियर मटेरियल डीएनए और आरएनए है तो डीएनए की, क्रोमोसोम की तो हमने यहाँ बात कर ली, लेकिन हमने आरएनए के बारे में नहीं पढ़ा। तो इसमें कौन सा आरएनए होता है, प्रोकैरियोटिक सेल में 70S राइबोसोम वाला आरएनए होता है। मतलब इसके आरएनए में कौन सा राइबोसोम होता है, 70S राइबोसोम। और जो यूकैरियोटिक जो सेल्स होती है उनके आरएनए में कौन सा राइबोसोम होता है, इनमें 80S राइबोसोम होता है। ओके, तो ये थी प्रोकैरियोटिक सेल यानी कि पूर्व केंद्रकीय कोशिकाएं, ये थी यूकैरियोटिक सेल यानी कि सुकेंद्रकीय कोशिकाएं। अब हम जानेंगे कि प्रोकैरियोटिक जो सेल्स होती हैं ये किस किस में होती हैं, किस किस के एग्जाम्पल हैं। तो ये होती हैं आपकी बैक्टीरिया में, ओके, बैक्टीरिया में यानी कि जीवाणु में, वायरस में यानी कि विषाणु में, और ब्लू ग्रीन एल्गी में यानी कि नील हरित शैवालों में भी कौन सी सेल होती हैं, आपकी प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं, ठीक है। और ये किस में होती हैं, पीपीएलओ में भी होती है। पीपीएलओ के बारे में मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको बहुत डिटेल से समझाया था। पीपीएलओ क्या होता है, पीपीएलओ किसको कहते हैं, पीपीएलओ होता है प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। पी फॉर प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, जो कि क्या होता है पीपीएलओ होता है आपका माइकोप्लाज्मा। फ्रेंड्स जूम करके देखेंगे तो आपको इजीली समझ में आएगा, पीपीएलओ है माइकोप्लाज्मा। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल है वो किस किस में होती है, बैक्टीरिया, वायरस, ब्लू ग्रीन एल्गी यानी कि नीले हरे शैवाल, और माइकोप्लाज्मा में, ठीक। और जो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं यानी कि जो सुकेंद्रकीय कोशिकाएं होती हैं ये किस में होती हैं, ये सभी डेवलप प्लांट सेल में होती हैं, ठीक है। कहाँ होती हैं ये, सभी डेवलप प्लांट सेल में यूकैरियोटिक सेल पाई जाती हैं। और उसके अलावा कुछ कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी में भी होती है। कुछ कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी जो है वो यूकैरियोटिक यानी कि सुकेंद्रकीय भी होती हैं, ठीक है। डेवलप प्लांट सेल और डेवलप एनिमल सेल दोनों में ही यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं, ठीक है। एक बार और हम इन शॉर्ट रिवाइज कर लेते हैं। सेल क्या है, सजीवों की सबसे छोटी इकाई, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल की खोज किसने की, हमने प्रीवियस क्लास में सेल के बारे में अच्छे से पढ़ा था। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो प्रीवियस वीडियो को भी आप देख सकते हैं, समझने में आसानी होगी। तो जो सेल होती है, सेल की खोज किसने की थी, सन 1665 में रॉबर्ट हुक ने की थी, ठीक है। सेल्स कितने तरीके की हैं, 2 टाइप्स की होती हैं, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, ठीक। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स क्या है ये, जैसा कि अभी आपने पढ़ा, किस किस में होती है प्रोकैरियोटिक सेल, पीपीएलओ, माइकोप्लाज्मा, बैक्टीरिया, वायरस, ब्लू ग्रीन एल्गी यानी कि नीले हरे शैवाल में। और जो इसके मेन कैरेक्टर है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में कभी भी आए आप फटाफट से टिक कर सकते हैं। प्रो यानी कि पूर्व, इतना आपको ध्यान रखना है, पूर्व केंद्रकीय यानी कि केंद्र कैसा है इसमें, सेटल नहीं है, पूर्व अर्लियर फॉर्म में बात हो रही है, ठीक है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी लैक होगा, न्यूक्लियस का भी लैक होगा, डेवलप सेल ऑर्गन्स का भी लैक होगा, और जो भी है, और इसमें लैक मीन्स अभाव होगा, ठीक। और ये जो है सुकेंद्रकीय, यू फॉर सुकेंद्रकीय कोशिकाएं, ठीक है। इसमें क्या है, सब कुछ सु है यानी कि सेटल्ड है।
करेंगे सेल वॉल की। सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति, सेल वॉल यानी कि सेल को कवर करने वाली दीवार, जिसको हम कोशिका भित्ति भी कहते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात तो हम ये जानेंगे कि सेल वॉल किस में होती है। सेल वॉल सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में होती है। ठीक है, यानी कि पादप कोशिका में होती है। किसी भी एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है। एनिमल सेल में जो साइटोप्लाज्म होता है वो सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर कोई और लेयर नहीं होती है। और सेल वॉल क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर एक और लेयर होती है जिसको हम सेल वॉल कहते हैं। ठीक है, वो किस में होती है, सिर्फ और सिर्फ प्लांट में होती है। ठीक, तो ये प्लांट में होती है, किसके ऊपर होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर एक और लेयर कवर होती है, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन केवल एनिमल सेल में होती है। जैसे कि ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं प्लांट सेल का, इसमें कितनी सारी लेयर्स हैं, कितनी सारी वॉल्स हैं। तो ये जो सेकेंडरी वाली ये होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये जो सेल वॉल है ये कितनी लेयर्स में डिवाइड है, ये 3 लेयर्स में डिवाइड होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्टरी एंड मिडिल लैमेला। ठीक है, जो सेल वॉल होती है, कोशिका भित्ति जो होती है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड होती है, 4 पार्ट्स में डिवाइड होती है। प्राइमरी यानी कि प्राथमिक सेल वॉल, प्राथमिक कोशिका भित्ति, दूसरी होती है सेकेंडरी यानी कि द्वितीय कोशिका भित्ति, तीसरी होती है टर्टरी यानी कि तृतीय कोशिका भित्ति, और चौथी होती है आपकी मिडिल लैमेला यानी कि जिसको हम मध्य पटल बोलते हैं। ठीक है, सेल वॉल होती क्या है, प्लांट सेल में होती है और सबसे बाहरी परत होती है, सबसे आउटर लेयर होती है किसी भी सेल की। ठीक है, सेल की सबसे आउटर लेयर को हम क्या बोलते हैं, सेल वॉल, कोशिका भित्ति बोलते हैं। ये कैसी होती है, मोटी होती है, थिक होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है, मजबूत होती है और नॉन लिविंग होती है। कैसी होती है ये, नॉन लिविंग होती है, पोर्ड होती है यानी कि छिद्र युक्त होती है। ठीक है, ये सेल वॉल के कैरेक्टर हैं, कैसी, निर्जीव, नॉन लिविंग, स्ट्रॉन्ग, मजबूत, छिद्रयुक्त और मोटी। अब बात करेंगे सेल वॉल बनती कैसे है, किसी भी प्लांट में सेल वॉल का निर्माण कैसे होता है। तो सेल के द्वारा, ठीक है, जीव द्रव्य के द्वारा जो भी स्रावित पदार्थ होते हैं, जो भी मटेरियल सेक्रिएट होते हैं, तो उन सेक्रिएटेड मटेरियल से आपकी सेल वॉल स्वतः ही अपने आप बन जाती है। तो सेल वॉल कैसे बनती है, सेक्रेटेड मटेरियल बाय साइटोप्लाज्म, जीव द्रव्य के स्रावित पदार्थों द्वारा कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। ठीक है, कितने टाइप की होती है, 4 टाइप, प्राइमरी, प्राथमिक, प्राथमिक, सेकेंडरी द्वितीय, टर्टरी तृतीय, मध्य पटल, मिडिल लैमेला। ठीक है, एक बार हम इस डायग्राम में भी देख लेंगे। ये जो है ये हमारी सेल है। सबसे पहले सेल को किस वॉल ने कवर कर रखा है, प्राइमरी सेल वॉल ने। किसने कवर किया हुआ है, प्राइमरी सेल वॉल में। फिर सेकंड नंबर पे किसने कवर किया हुआ है, सेकेंडरी सेल वॉल ने। सेकेंडरी सेल वॉल को हम क्या बोलते हैं, यही आप जान लीजिए, सेकेंडरी सेल वॉल को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। और इसके जो बीच का स्पेस है उसको हम बोलते हैं मिडिल लैमेला, मिडिल लैमेला जिसको हम मध्य पटल बोलते हैं। ठीक, तो अब हम इसमें सबसे पहले हम बात कर लेंगे प्राइमरी सेल वॉल की। प्राइमरी सेल वॉल क्या होती है, सेल की सबसे बाहरी परत, यानी कि ये जो सेल है इसकी जो सबसे आउटर फर्स्ट नंबर वाली जो लेयर है उसको हम प्राइमरी सेल वॉल, प्राथमिक सेल कोशिका भित्ति कहते हैं। ये वाली जो वॉल होती है ये कैसी होती है, ये वाली वॉल प्राइमरी वाली सॉफ्ट होती है, कोमल होती है, पतली होती है, ठीक है, थिन होती है। ये ओवरऑल सेल वॉल की बात है जो सबसे आउटर वाली होती है, पूरी सेल को जो लास्ट में कवर करती है। ठीक है, यहाँ हम प्राइमरी सेल वॉल की बात करें इसलिए ये वाला पॉइंट थिन है और ये वाला पॉइंट थिक है, कंफ्यूजन ना हो इसलिए। ठीक, तो ये कैसी होती है प्राइमरी सेल वॉल, सॉफ्ट, पतली, थिन, फ्लेक्सिबल होती है, लोचदार होती है, डेलिकेट टाइप की होती है और ट्रांसपेरेंट होती है। ठीक है, पारगम्य होती है, इसके आर पार विजिबल होता है। ये किसकी बनी हुई होती है, मोस्टली ये सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। ठीक है, किसकी बनी हुई होती है, मोस्टली जो सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। इसको आप इस तरीके से भी याद रख सकते हो, सेल वॉल से ही बना है सेल्यूलोज, सेल सेल दोनों में कॉमन है। ठीक, तो मोस्टली सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी होती है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन केस होते हैं जैसे फंगी में और यीस्ट में, कवक में किसकी बनी हुई होती है, कहीं कहीं ये काइटिन की भी बनी हुई होती है। ठीक, तो ये थी कोशिका भित्ति जो सिर्फ और सिर्फ किस में होती है, प्लांट सेल में। तो अब हम बात करेंगे सेकंड लेयर की। अभी हमने बात की थी फर्स्ट लेयर की, अब हम बात करेंगे सेकंड लेयर की। सेकंड लेयर क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेकंड लेयर क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि जीव कला। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, जीव कला। ये कौन सी लेयर होती है, सेकंड लेयर होती है। और इसका काम क्या होता है सेल में,
इसका काम होता है साइटोप्लाज्म यानी कि जो सेल का जो लिक्विड होता है कोशिका द्रव्य में जो भी अणु और आयन होते हैं उसको एक बॉल से दूसरी बॉल में जाने आने से क्या करता है, रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है। अणु व आयनों को आने जाने में नियंत्रण का काम कौन करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन करता है। ठीक है, जीव कला करती है। ठीक है, रेगुलेट करने का काम करती है, टू रेगुलेट मूवमेंट ऑफ आयंस को क्या करती है, रेगुलेट करती है। ठीक, क्वेश्चन इस तरीके से भी आपके एग्जाम में आया हुआ है कि कोशिका द्रव्य की बाहरी सीमा जो अणु व आयनों को आने जाने से कंट्रोल करती है वो कौन सी है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, एनिमल सेल की सबसे आउटर लेयर होती है। एनिमल सेल की यानी कि जंतु कोशिका की सबसे बाहरी परत कौन सी है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जीव कला है। और प्लांट सेल की सबसे बाहरी परत कौन सी है, वो सेल वॉल होती है। ठीक है, अब हम जानेंगे और हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को किस किस नेम से जानते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं यानी कि कोशिका कला भी कहते हैं। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम बायोलॉजिकल सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं यानी कि जीव द्रव्य कोशिका कला भी कहते हैं। ठीक, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा लेमा के नाम से भी जानते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि जीव कला किससे मिलकर के बनी हुई होती है, ये लिपिड और प्रोटीन से मिलकर के बनी हुई होती है। लिपिड और प्रोटीन, जब कोई चीज लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनती है ना तो हम उसको लाइपोप्रोटीन भी कहते हैं। तो इन शॉर्ट हम इसको ये भी कह सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो लाइपोप्रोटीन से मिलकर के बनी हुई होती है। ठीक है, ये हम बात कर रहे हैं सेकेंड लेयर की यानी कि जीव कला की। अब इसके और क्या क्या काम होते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि ये एनिमल सेल की तो लास्ट लेयर है ना, तो उसके क्या क्या फंक्शन होते हैं। ये क्या करता है, ऑस्मोसिस करती है। ऑस्मोसिस यानी कि परासरण का काम करती है। ठीक, क्योंकि रेगुलेट करने का काम करती है ना अणु और आयन को, तो वही हो गया परासरण। और क्या करती है, पारगम्यता यानी कि परमेबिलिटी का भी काम करती है। कितने अणु और आयन एक लेयर से दूसरी लेयर में जाने चाहिए, इसका काम कौन करती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही करती है। ठीक है, विसरण का काम करती है। ठीक है, परासरण विसरण दोनों, डिफ्यूजन का भी काम करती है। जब एक लेयर से कोई चीज दूसरी लेयर में जाएगी तो वो तो विसरण अपने आप ही होगा। विसरण मीन्स फ्लो होना, डिफ्यूज होना। ठीक, और ये क्या करती है, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन यानी कि सक्रिय आगमन का काम करती है। ठीक है, सक्रिय आगमन, सक्रिय तो वो इसलिए हुआ क्योंकि वैलिड फॉर्म में जितनी नीड है उसके अकॉर्डिंग ही ट्रांसपोर्ट करती है, तो वो क्या हुआ, आपका एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन हुआ। डीएनए रेप्लिकेशन में यानी कि डीएनए का जो पुनः संयोजन होता है उसमें भी क्या करती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भाग लेती है। और ये प्रोटीन का संश्लेषण यानी कि प्रोटीन का सिंथेसिस भी करती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन के संश्लेषण का भी काम करती है। तो ये जो है ये मेन फीचर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। ठीक, और ये भी बहुत मेन है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को और किस किस नाम से जानते हैं हम, सेल मेम्ब्रेन, कोशिका कला, बायोलॉजिकल सेल मेम्ब्रेन, जीव द्रव्य कोशिका कला, प्लाज्मा लेमा के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक, अब हम कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जीव की उत्पत्ति किससे हुई, सेल से हुई। जीव की उत्पत्ति किससे हुई, कोशिका से हुई। कोशिका क्या है, सेल की फंडामेंटल यूनिट है। ये किसने कहा था कि सेल जो है वो फंडामेंटल यूनिट है, ये सेल थ्योरी के अकॉर्डिंग गिवन है। और सेल थ्योरी किसने दी थी, स्वीडन और स्वान ने दी थी। ठीक, और जो सेल वॉल होती है ये किस किस से मिलकर के बनती है, सेल वॉल जो है वो सेल्यूलोज से मिलकर के बनती है, पैक्टिन से मिलकर के बनती है, लिग्निन से मिलकर के बनती है, हेमीसेल्यूलोज से मिलकर के बनती है, काइटिन से मिलकर के बनती है और क्यूटीन से मिलकर के बनती है। इमेच्योर फल पकने के बाद मुलायम हो जाता है। क्यों हो जाता है, जब आप इमेच्योर फल को यानी कि अपरिपक्व फल को देखते हैं तो वो कैसा होता है, कठोर होता है। लेकिन जैसे ही वो पक जाता है तो वो कैसा हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। वो क्यों सॉफ्ट हो जाता है, क्योंकि उसमें जो मिडिल लैमेला यानी कि मध्य पटल वाला जो पार्ट होता है वो घुल जाता है, जिसकी वजह से इमेच्योर अपरिपक्व फल कैसा हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। और जो मिडिल लैमेला होती है, जो मध्य पटल होती है, वो किसकी मिलकर के बनती है, वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के पैकेट्स से मिलकर के बनती है। ओके फ्रेंड्स, तो आज हमने सेल बायोलॉजी में सेल वॉल के बारे में पढ़ा। सेल वॉल में हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्राइमरी सेल वॉल के बारे में पढ़ा। ठीक है, और हमने क्या पढ़ा, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल को भी डीपली समझा है। और इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने सेल के स्ट्रक्चर, प्लांट सेल और एनिमल सेल को डिस्क्राइब किया था। फ्रेंड्स, ऐसी ही वीडियो से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।